नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन। शायजिया ज़ीशान साहिबा अपनी कुछ निजी मसरूफियात की वजह से रुखसत पर हैं, लिहाजा उनकी जगह आज मैं प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दूंगी। नाजरीन, आज का अहम सवाल यह है कि हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आखिरी ऑप्शन सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान या उनका इत्तेहादी बनना ही रह गया है? क्योंकि PTI ने दर्जनों एहतजाज करके देख लिए, फ़ाइनल कॉल को भी आजमा लिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने सिविल नाफरमानी की कॉल पर भी कान नहीं धरे कि हुकूमत घुटने टेकती। इमरान खान की रिहाई को लेकर तहरीक इंसाफ के हामियों ने जो उम्मीदें अमरीकी सदर ट्रंप से लगाई थी वो भी पूरी नहीं हुई। तो अब क्या PTI की सारी उम्मीदों का महवर पाकिस्तानी सियासत में ट्रंप कार्ड समझे जाने वाले मौलाना फजलुर रहमान है? इमरान खान ने आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस को खुले खत भी लिख कर देख लिए, मगर जो सिस्टम चल रहा है सो चल रहा है। उनका कोई जवाब आया, ना ही कोई तब्दीली देखी गई। तो क्यों अब PTI को लगने लगा है कि जो पहले नहीं किए वो सियासी समझौते मौलाना फजलुर रहमान के नाम पर किए जा सकते हैं? अब ये हकीकत किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान बदतरीन सियासी मुखालिफ रहे हैं। KP में JUI की सियासत को कॉर्नर भी किसी और ने नहीं बल्कि PTI ने ही किया। खैबर पख्तूनख्वा में मिले मैंडेट को PTI अपनी मकबूलियत, जबकि JUI इस जीत को मशकूक समझती है। पाकिस्तानी सियासत में कहा जाता है कि मौलाना साहब कभी घाटे का सौदा नहीं करते। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर मौलाना साहब PTI को पॉलिटिकल स्पेस लेकर देते हैं तो क्या अपनी स्पेस अपने ही हाथों ख़त्म कर बैठेंगे? PTI के सीनियर रहनुमा पिछले 1 साल से मौलाना के घर के चक्कर लगा रहे हैं, मगर मौलाना साहब हाँ कर रहे हैं ना ही ना, बल्कि वो अभी तक पार्टी के अंदर सलाह मशवरे में लगे हुए हैं कि PTI के साथ चलना है या नहीं। अभी तक अपोजिशन इत्तेहाद ना बनने की वजह एक ये भी है कि मौलाना समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की असल क़यादत तो जेल में है और जो बाहर हैं उनमें यकसोई नहीं है। अब PTI अपोजिशन के साथ मिलकर ईद के बाद एहतजाजी तहरीक चलाना चाहती है, मगर मौलाना साहब ये कहते हैं कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक हो या ग्रैंड अलायंस का मामला, इस पर फैसला ईद के बाद करेंगे। ऐसे में ये खबरें भी आ रही हैं कि अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होने से पहले JUI ने PTI से इन रिटन गारंटीज़ मांग ली हैं। JUI की शर्त है कि ग्रैंड अपोजिशन के फैसले फ़र्द वाहिद यानी इमरान खान नहीं बल्कि पूरा इत्तेहाद मिलकर करेगा। सिर्फ यही नहीं, JUI को PTI के कभी हुकूमत से तो कभी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर सोलो फ्लाइट लेने पर भी एतराज़ है। JUI समझती है कि जहाँ भी बातचीत होगी ये काम अपोजिशन इत्तेहाद करेगा। अब मसला यहाँ पर यह है कि PTI की सारी सियासत वन मैन शो यानी इमरान खान के गिर्द घूमती है। तो क्या ऐसे में PTI के लिए इत्तेहाद में चलना मुश्किल नहीं हो जाएगा? इसी पर बात कर लेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं अहमद, सीनियर रहनुमा PTI हैं। सर, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि JUI की जानिब से इत्तेहाद के लिए शराइत क्या रखी गई हैं? रहीम यहीम या का नाबदो या का नस्ताइन। देखिए, इस तरह है कि मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ और अभी तक ये सारी चीज़ें जो है ना, ये कार्ड्स बड़े चेस्ट के साथ रख के खेले जा रहे हैं और करने भी चाहिए, वरना लोग वो बात का बतंगड़ बना देते हैं। मेरा ख्याल है, आप जो पूछ रही थी ना कि मौलाना साहब को का असल जो मौक़िफ़ है वो ये है कि KP में उनको हरवाया गया। देखिए, वो डेफिनेटली वो हो सकता है उनके अपने जो फाफन के लिहाज से आदाद शुमार हैं, उसमें मौलाना साहब ने नेशनल असेंबली में 4 में से 2 KP में और 2 बलूचिस्तान में उन्होंने अपने जो रजिस्टर कराए हुए हैं कि पिटिशंस के यहाँ पे हमारी सीटें गई हैं। तो 2 KP से अगर उनको दे भी दिया जाए तो 2 कम हो जाएंगी हमारी आपको पता है कि 39 के करीब है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो प्रोविंशियल है उसमें उन्होंने टोटल 20 लॉन्च किए हैं कंप्लेंट्स। उन 20 में से KP में 5 है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 115 में से तकरीबन 90 समथिंग है, इस तरह कुछ है, कोई 25 से कम है। तो अगर उसमें 90 है या इस तरह कुछ है, तो अगर उसमें से 5 कम हो जाएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाते हैं, बात यह है कि अगर मौलाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बात कर लेते हैं और उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, चाहे वो अलायंस ना भी हो, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको क्या दे सकती है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पॉलिटिकली मौलाना को बैक किया तो मौलाना सिंध में सीटें ले लेगा, मौलाना बलूचिस्तान में अपनी चीफ मिनिस्ट्री बना लेगा। मौलाना साहब जो है वो KP में उनके इस वक्त
7 सीटें हैं, वो 7 से बढ़ के 17 से 18 पे जा सकती हैं। इसके और मौलाना साहब को प्रॉब्ली पंजाब में भी 1-2 सीटें मिल सकती हैं। अच्छा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको बैक करती है। सो सवाल ये उठता है कि क्या मौलाना साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ करने से कोई फायदा होगा, या पाकिस्तान मौलाना को सबसे ज्यादा फायदा होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? ये बताइए कि केपी में जैसे कि आप कह रहे हैं कि उतनी सीटें बढ़ जाएंगी, केपी में पीटीआई की गवर्नमेंट है, तो क्या केपी में मैंडेट की वापसी, हम इसे कह सकते हैं कि आप मौलाना फजलुर रहमान को उनके मैंडेट को वापस कर देंगे? नहीं, मैं इस मैंडेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो मौलाना साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और जो अपोजिशन के जो जॉइंट लाए अमल है जिस पे हम सारे इकट्ठे हो रहे हैं, वो ये हो रहे हैं कि ये हुकूमत बेसिकली इनके पास मैंडेट नहीं है और ये इलीगली बैठे हुए हैं। इनको हटाना होगा। एक इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा रिवैम्प करना होगा और उसके बाद फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने होंगे। हाँ, उस इलेक्शन में क्या सूरत हाल होगी, मेरे लिहाज से एक किस्म के वहां पे 2 वो बन जाएंगी। आप ये समझ लें कि 2 साइड्स बन जाएंगे। एक में जॉइंट ऑपोजिशन टाइप एक साथ हो जाएंगे और दूसरी तरफ पे ये जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनमें पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है, बाप है, एमक्यूएम है, ये सारे एक साइड पे हो जाएंगे। और पाकिस्तान केपी में पावर शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने जा रहा है पीटीआई और जेयूआई के दरमियान? नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या तय होने जा रहा है, लेकिन मेरी नजर में अगर ये हो जाता है तो इसमें फायदा मौलाना साहब को भी है पॉलिटिकली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी है पॉलिटिकली और पाकिस्तान को ओवरऑल है पॉलिटिकली, क्योंकि इन सब चीजों की वजह से पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी इज वन ऑफ द 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आउट ऑफ 7 कि जो कि टेररिज्म को फरोग देते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी प्लस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपकी इकोनॉमी को खराब करती है। जब इकोनॉमी खराब होती है उससे पॉवर्टी आती है। पॉवर्टी अगेन इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि टेररिज्म को फरोग देती है और इसी लिहाज से ये सारी चीजें मतलब दे आर काइंड ऑफ knitted together with each other जी। राइट। तो मेमन साहब ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि मुसलसल कोशिशें पिछले साल से ही की जा रही हैं पीटीआई की जानिब से कि एक ग्रैंड अलायंस बन जाए, उसमें जेयूआई को शामिल करने के लिए बहुत कोशिशें की गई हैं, मगर इस अभी तक क्यों नहीं बन पाया? बोन ऑफ कंटेंशन है क्या जेयूआई और पीटीआई के दरमियान? देखिए, इस तरह है कि हम लोगों की हिस्ट्री कोई बहुत अच्छी नहीं है एक दूसरे के लिए। ना तो हमने कभी उनको कोई बहुत जबरदस्त तरीके से वो किया और ना उन्होंने कभी हमें बहुत प्यार से बुलाया है। मतलब इट वाज लव हेट रिलेशनशिप वाज। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हमने किया, उन्होंने भी पूरी तरीके से जो वो कह सकते थे कर सकते थे वो उन्होंने किया। अभी मौलाना साहब को के साथ जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने उनके साथ हाथ किया है, उनकी स्ट्रेंथ यूज करके खुद आगे बैठ गए और उनको निकाल दिया। तो अभी 2-3 साल गुजरे मौलाना साहब को, वही वाली बात है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के उनके दोस्तों ने जो उनको हमेशा कहते हैं कि हमारी तो बचपन से यारी है और हम बड़े ये वो फलाना है, उन्होंने जो उनके साथ वो किया ना, उसकी वजह से मौलाना साहब थोड़ा सा जरा वो घबराए हुए हैं, या इन अदर वर्ड्स घबराए हुए तो नहीं है, लेकिन he is a little bit more cautious about it. So वो जो डिसीजन मेकिंग है, लेकिन मैं ये समझता हूँ इन हिज माइंड ही थिंक्स के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो मिल गए तो उनको फायदा होगा, क्योंकि अगर केपी में कोई मौलाना साहब को स्पेस दे सकता है तो पीटीआई खुद है। अदरवाइज आपने देखा इस इलेक्शंस में पीटीआई को ऑलमोस्ट लोगों ने क्रश करने की कोशिश की है, लेकिन अवाम ने निकल के पीटीआई को ढूंढ ढांड के उनको दोबारा सीटों पे बिठा दिया और पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग बिठा दिया। सो नेक्स्ट टाइम अगर एनीवन हु गोज अगेंस्ट पीटीआई इज अ हिस्ट्री। राइट। मेमन साहब, अगर ये शर्त रख दी जाती है, जो कि ख़बरें तो आ रही हैं, हमें ज़राए से ख़बरें मिल रही हैं कि ऐसी कोई शर्त शायद रख दी जाए कि खान साहब नहीं करेंगे फैसला, इस अपोजिशन अलायंस में जितने भी फैसले होंगे वो फ़र्द वाहिद नहीं बल्कि पूरी अपोजिशन मिलकर करेगी, क्या पीटीआई या खान साहब इस बात पर ऑन बोर्ड होंगे? क्योंकि ज़ाहिर है खान साहब की सियासत का मिजाज हम जानते हैं, वो अपनी ओपिनियन ज़रा फॉर्मली देते हैं और उसी को इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं। देखिए, इसका होता है हर एक आदमी जो सक्सेसफुल आदमी होता है वो अपनी ओपिनियन स्ट्रांगली देता है, जो बिलीव करता है जितना स्ट्रांगली वो अपनी ओपिनियन उतनी स्ट्रांग देता है। अब क्या इमरान खान
देखिए, इमरान खान इन प्रिंसिपल कभी कोलिशन पार्टनरशिप के हक में नहीं होता, राइट। कभी नहीं होता, ठीक है। इट इज दिस सेकंड ऑप्शन, और जब सेकंड ऑप्शन आती है तो ऑफ कोर्स आप उनको लेकर चलते हैं, आप उनके साथ चलते हैं। अब यहाँ पे अगर इमरान खान कहता है कि हाँ हम इनके साथ चलेंगे, तो मैं ये समझता हूँ इट विल बी ए पार्ट एंड पार्सल कि ये डिसीजन मेकिंग मेरे ख्याल में 3, 4, 5 बंदों के दरमियान में होगी। उसमें मौलाना साहब होंगे, उसमें अचकजई साहब होंगे, उसमें शायद खाकान अब्बासी साहब होंगे, उसमें पीरो पगाड़ा साहब होंगे, तो उनमें ये 4-5 लोग तो होंगे ही होंगे। पीटीआई को मौलाना फजलुर रहमान या जेयूआई के साथ इत्तेहाद करके क्या फायदा होगा पॉलिटिकली? देखिए, इस तरह है कि इसमें हम पीटीआई को फायदे के लिहाज से नहीं देख रहे, हम इस वक्त पाकिस्तान के फायदे के लिहाज से देख रहे। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का आना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के आने के लिए फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस जो हर एक उसको एक्नॉलेज करे, उसका होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब की जमात, जो बाकी ऑपोजिशन की जमात है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं समझता हूँ ये इस चीज के लिए बेसिकली कर रहे हैं। बाकी उसके साथ छोटा मोटा प्लस माइनस हर एक को फायदा होगा। देखिए, स्टेबिलिटी आएगी, आपको भी फायदा है, मुझे भी फायदा है। स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो आपको भी नुकसान है, मुझे भी नुकसान है। लेकिन जो हमारा जो मेन टारगेट है वो स्टेबिलिटी है, बाकी चीजें बाय प्रोडक्ट है। हम लोग बाय प्रोडक्ट्स को नहीं देखते, हम मेन प्रोडक्ट को देख रहे हैं जिसके लिए हम इकट्ठे जा रहे हैं। आप समझते हैं कि पीटीआई की जो मकबूलियत है उसको मौलाना फजलुर रहमान साहब कुछ लगामे भी डालना चाह रहे हैं या डाल सकते हैं? इस तरह है, ये मकबूलियत को है ना, मैं इसको देखता हूँ वह तो इज्जो मंतशाओ, राइट। और जब अल्लाह ताला किसी को, मतलब मकबूलियत एक किस्म की वही होगी ना, इज्जत होगी। जब अल्लाह ताला किसी को इज्जत देने पे आ जाए तो मैं और आप कौन होते हैं उसको रोकने वाले? क्या ये मुमकिन है कि जिस तरह की भी डील की जाए, ज़ाहिर अगर अपोजिशन इत्तेहाद डील करता है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो वो खान साहब को भी माननी पड़ जाए? देखिए, अगर तो अपोजिशन इत्तेहाद होगा तो फिर सब ये जॉइंट फैसला होगा, उसमें बात माननी पड़ जाएगी तो बात नहीं बनती ना। उसमें ये मिल के डिसीजन होगा और उसके डिसीजन फिर सब लोगों का डिसीजन होगा तो बात आगे जाएगी ना। ये तो नहीं हो सकता ना। देखिए, ये नहीं हो सकता कि इमरान खान डिसीजन ले और बाकी सबको माननी पड़े, और ये भी नहीं हो सकता कि बाकी सब डिसीजन ले इमरान खान को मानना पड़े। इट हैज टू बी इट हैज टू बी अ जॉइंट डिसीजन। हाँ, गिव एंड टेक। देखिए, हर एक आदमी का वो देखे ना, देखने का अंदाज जो होता है ना, वो कहते हैं और भी सुखनवर जमाने में अच्छे, कहते हैं गालिब का है अंदाज बयां। और तो सारे लोग अपने अपने तरीके से देखते हैं और उसको वो करते हैं। इसमें डिफरेंसेस भी हो सकती हैं। लेकिन खान साहब की मकबूलियत का राज ही ये था कि बड़ा फर्म स्टैंड लेते हैं और एस्टैब्लिशमेंट को भी उन्होंने हमेशा नो किया है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। तो अगर इस तरह से अपोजिशन इत्तेहाद किसी बात पर मुत्तफ़िक हो जाती है, क्या हामियों को मनाना, खान साहब को मनाना पॉसिबल होगा? इतना आसान होगा? देखिए, इमरान खान एक प्रिंसिपल स्टैंड उसने, अगर आप उसके 1996 के जब नए ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी थी, उस वक्त के जो उनके बयानात हैं, जो उनके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड हाउ पाकिस्तान शुड बी रनिंग, और आज के बयानात देख लें तो उसमें मेरे ख्याल में 18-20 का फर्क है, उससे ज्यादा फर्क नहीं है। उसमें आप ये समझ लें कि 90% चीजें तो वही हैं जो हमेशा से कहते आ रहे हैं। छोटी मोटी चीजें इवॉल्व हो गई है, वो अपनी जगह है, तो उनका कोर कभी नहीं बदला। हाँ, उसके कोटिंग में थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाए तो आ जाए, कोर ही हैज नेवर चेंज। ठीक है, तो अब सवाल ये हो जाता है कि क्या वो चीजें, हाँ इसमें बहुत सारे लोग हैं, मेरे ख्याल में वो जो कोर वैल्यूज हैं उनसे शायद कोई डिसएग्री करे। अब उसमें ये एस्टैब्लिशमेंट और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के लिहाज से ये, लेकिन देखिए, मैं आज एक इंटरव्यू सुन रहा था, एक नाम भूल गया वो अमेरिकन उसका, कि वो कह रहा था कि ये जो प्रेजेंट रजीम है ना, जिसमें ये मियां शहबाज शरीफ वाली बात कर रहा था, वो कहते हैं कि ये तो पहली बार एस्टैब्लिशमेंट को एक ऐसा बंदा मिल गया है कि जो हर वो काम करने को तैयार है कि जो एस्टैब्लिशमेंट चाहती है। लेकिन खान साहब की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि मेरे तो हाथ बंधे हुए थे। देखिए, उसके वो जो हाथ बंधे हुए थे ना, उसकी एक मकसद, उसकी वजह थी। लोग इसको पता नहीं किस तरीके से लेते। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत हो, मैं उसको कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हाथ बंधे का मतलब ये था कि देखिए, जब आप कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं ना,
और उसमें ऑब्वियसली वो जो कोलिशन गवर्नमेंट इमरान खान शायद नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन उनको मतलब थोड़ा सा किया था कि यार ये बना के कर लो, यानी तो प्रिंसिपल से हटे ना फिर तो वो अपने, और नुकसान हुआ। वो एग्री, उन्होंने खुद कहा हुआ है, ये उनके अपने अल्फाज है, उन्होंने खुद कहा हुआ है, उन्होंने कहा कि ये सही बात नहीं है। हुकूमत में कोएलिशन का नुकसान हुआ, पीटीआई ने एक्नॉलेज किया, खान साहब ने खुद एक्नॉलेज किया, तो फिर ऑपोजिशन में कोएलिशन का कैसे फायदा होगा? देखिए ऐसा होता है कि जो हुकूमत के जो कोलिशन थी ना, अब इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को ला के बिठाने के लिए जब उनको कहा जाता था तो वो कभी एक नखरा कर, आपको पता है ना आजकल क्या नखरे करे, कभी एक मतलब काम कर रहे होते हैं लेकिन साथ साथ बोल भी रहे होते हैं। तो आप इमरान खान तो बाकियों की तरह नहीं है, उससे सीधा साधा बंद है। तो वो कहता था कि यार ये तुम ही इनको लेकर आए, तुम इनको बुला लो, हम क्या कर सकते हैं, मतलब वी कांट बी ब्लैकमेल्ड बाय देम ना, हम वो ब्लैकमेलिंग वाला हिसाब किताब नहीं करते ना कि चलो यार 10 रुपए ये ले लो, 10 रुपए मीन्स के ये थोड़ा सा फंड ले लो और आके बैठ जाओ, वो चीज नहीं करते। तो इस वजह से वो कह देते बाजवा साहब को कि यार ये आपके लोग हैं, आपको बुलाओ, इनको बिठाओ, वो करो। लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि हमारे पीटीआई अपने नंबर्स पूरे रखती थी, जो हमारे एलाइज से उनको करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट को कहना पड़ता था, क्योंकि वो उनकी बात मानते थे। यानी पीटीआई ने ये सबक अब सीख लिया है मेमन साहब कि कोएलिशन में नहीं जाना, क्योंकि कोएलिशन में जाने से हाथ बन जाते हैं, और अगर एस्टैब्लिशमेंट पार्टीज को मिलाए आपके साथ तो आपको हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। देखिए मैं ये समझता हूँ दो किस्म की कोलिशंस हैं। एक हादसाती तौर पे कोलिशन, दैट मींस मैंने और आपने, हम दोनों अपनी अपनी जगह जीत गए विदाउट बीइंग एन एलाई, ठीक है, हम लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ करके हम बगैर एलाई के हम जीत गए। अब उसके बाद मुझे जरूरत है और मैं ढूंढ रहा हूँ कि क्या है, तो आप आ जाती हैं। तो हम लोग एक नजरिए के साथ नहीं लड़े इलेक्शंस, अलग अलग नजरिए पर लड़े और इकट्ठे आ गए। दूसरा हो जाता है कि मैं और आप मिलके कहते हैं कि यार इस चीज के लिए हम इकट्ठे करेंगे, और हम बात चीजें चॉक आउट कर देते कि यार ये करना है। जब आप उस तरीके से करके जाते हो, जिसको हम प्री इलेक्शन अलायंस कहते हैं, राइट, अगर हो जाए उसमें मेरे ख्याल में उसमें कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं एज अपोज टू पोस्ट अलायंस। ट्रू, समझ आती है ये बात, मेक सेंस। सोशल मीडिया की पॉलिसी पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है पीटीआई के मेमन साहब, आपको लगता है कि वाकई कुछ चीज़ें हाथ से निकल रही हैं एंड इट इज़ द हाई टाइम टू मॉडिफाई सोशल मीडिया पॉलिसीज ऑफ पीटीआई? हाँ देखिए, मेरी नजर में सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया इज लाइक हम सारे बैठे हुए एक बड़े से मैदान में, और जो बात करता है वो हर एक सुन रहा है, या एटलीस्ट उनमें से लेट्स से मैं जब सोशल मीडिया पे बहुत कम जाता हूँ, मैं ऑलमोस्ट ना देखने के बराबर जाता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता होता कि ये जो सारे बड़े बड़े नाम हैं, क्योंकि आपने उनको टैग करना होता है, आपने उनको फॉलो करना होता है, ताकि वो जो भी बोले तो वो आपकी चीज आ जाती है, या आप किसी तरीके से कोई ऐसा मैसेज किया होता है जो उनको किया होता है या उनको टैग किया होता है किसी मैसेज में, वो चीज हो जाती है। क्योंकि अगर आप वो चीज ना करें, दूसरे लफ्जों में अगर आप किसी के साथ दोस्ती ना करें, तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो आदमी क्या कह रहा है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि मेरे मतलब 5 महल्ले दूर एक बंदा है जिसको मैं जानता ही नहीं, वो क्या कह रहा है मेरे बारे में, लेकिन अगर मैं उसके साथ मेरी दोस्ती हो और हम एक ही हलके में बैठे होते हैं, तो वो जब भी कुछ कहेगा मुझे पता चल जाएगा कि यार इसने ये कहा, वो कहा, मेरे सामने कह रहा होगा, ये मेरे दोस्त उसके साथ बैठे होंगे, वो कर लेगा। तो सोशल मीडिया इज लाइक दैट, ठीक है, ये सब चीज करें। इनमें से दो चीजें, एक उन लोगों का पर्सनल ओपिनियन है, एक उन लोगों के रिजर्वेशन है, और एक उसके अंदर झूठ है, या एक उसके अंदर क्या कहते हैं इल्जामात हैं। अब ये चीजें, इल्जाम सोशल मीडिया भी देता है, ये झूठ सोशल मीडिया भी करता है, ये झूठ हमारी हुकूमत भी करती है, ये झूठ हमारे हर एक जगह पे बस गया हुआ है। पाकिस्तान की नस नस में झूठ भरा हुआ है, पार्लियामेंट के अंदर झूठ होता है, जुडिशरी में झूठ होता है। अभी मैं देख रहा था एक ट्वीट देख रहा था, ये पीटीआई के रेफरेंस के लिहाज से, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन है कि हमें जब मिलने नहीं दिया चाह रहा, उन्होंने कोर्ट के फलाने बंदे को इस दिन मिलने की इजाजत मिली थी, तो बंदे का नाम लिया है अबूजर साहब का, उन्होंने कहा है कि भाई मुझे, या एक और हमारे लॉयर है, कि भाई इनको उस दिन मिलने दिया था। तो जो जेलर है, जो जेल सुप्रिटेंडेंट है, उसने गलत बयानी की है जज के सामने, और जज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब सवाल ये होता है कि वो जज बैठा हुआ था इसलिए कि उसको एक्सेप्ट कर ले, मतलब ही वाज
क्या कह सकते हो उसे, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, इन शॉर्ट, थोड़ा मेरे पास इस वक्त टाइम कम है डॉक्टर साहब, कि इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं कि पॉलिसी में कोई इशू नहीं है पीटीआई की, जिसने जो बात करनी है वो उसने करनी है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट? मोर और लेस समथिंग लाइक दैट। एंड आपको इसको डिफरेंशिएट करना होगा पीटीआई के सोशल मीडिया को और बाकी लोगों के सोशल मीडिया को। इन अदर वर्ड्स, देखिए आप कुछ कहती है, मैं उसको कोट करता हूँ, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये मैं कह रहा हूँ, ये मेरी पॉलिसी है, लेकिन मैंने आपकी बात को कोट कर दिया। अग्री तो कर रहे हैं ना, अग्री तो कर रहे हैं, चले ठीक, जरूरी नहीं है कि मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार वो तुम्हारे बारे में आप उसको कर नहीं सकते ना, इंडोर्स नहीं कर सकते जब तक आप उससे अग्री ना कर रहे हो। अगर आप उसको इंडोर्स करें इसका मतलब यू आर अग्रीइंग विद इट, राइट? इन अ वे देखिए, मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना कि यार आपके बारे में फलाने ने ये बात की है, अब मैं उससे एग्री नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपके बारे में उसने ये बात की है। अच्छा, चलें ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे, पीटीआई के रहनुमा, और बड़ी अहम उन्होंने गुफ्तगू की सोशल मीडिया की पॉलिसी के हवाले से। वो ये कह रहे हैं कि इसमें कोई तब्दीली आएगी नहीं, और अलायंस के हवाले से पुरुमीद है। देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। पानी की तकसीम को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान में वफाक और सिंध आमने सामने आ चुके हैं। नई कनाल निकालने के मामले पर सिंध में पिछले कई महीनों से एहतजाज हो रहे हैं। इस मंसूबे पर हुकूमत के अपने ही इत्तेहादी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले तो हल्के फुल्के अंदाज में आवाज़ उठाई, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत को अवामी ताकत से जवाब देने का फैसला कर लिया है। गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पार्टी की सिंध काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें इस मुतनाज़िया कनाल मंसूबे के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई। चंद दिन पहले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने भी ये मुतालबा किया था कि ये नहरें निकालने का यकतरफा फैसला वापस लिया जाए। अब पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि 6 कनालों का मंसूबा असल में सिंध को बंजर बनाने का मंसूबा है। चोलिस्तान को आबाद करने के लिए सिंध का पानी चुराया जाएगा, जो किसी सूरत कबूल नहीं है। दूसरी तरफ ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम का मानना यह है कि पंजाब इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी को ये गारंटी करता है कि नई कनाल को ये पानी पंजाब अपने हिस्से में से फराहम करेगा। अब ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम के मुताबिक ये तासुर गलत है कि नई महफूज शहीद कनाल में दरियाए सिंध का पानी इस्तेमाल होगा, बल्कि ये नई कनाल दरियाए सिंध से नहीं, दरियाए सतलुज से पानी लेगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत की यकीन दहानियों के बावजूद पीपल्स पार्टी नई नहरों के मंसूबे की मुखालिफत क्यों कर रही है। एक तासुर ये भी है कि पीपल्स पार्टी की सियासत इत्तेहादी हुकूमत और आवाम के बीच कहीं फंस कर रह गई है, यानी इसे इक़्तिदार में हिस्सा भी चाहिए मगर वो अपना सिंध में वोट बैंक भी ख़राब नहीं करना चाहती। तो ये सारा मामला क्या है जान लेते हैं। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। शर्मिला साहिबा, बहुत शुक्रिया शो में हमें ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ज़रा डिटेल से बता दीजिए कि जो नहरें बनने जा रही हैं, ग्रीन इनिशिएटिव मंसूबा, इस पर आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी बात ये है कि वाटर अकॉर्ड के तहत जो 1991 का है, चारों सूबों के दरमियान पानी की तकसीम होती है। इस इशू के ऊपर भी सिंध और पंजाब और बलूचिस्तान के अंदर मामलात कुछ खुश असलूबी से तय नहीं पाए। हमने ये मुआहदा भी एक इन द नेशनल इंटरेस्ट इसको एक्सेप्ट किया। अभी भी पानी की तकसीम के हवाले से सिंध को कम पानी मिलता है और हर साल ये इशू आता है जब चश्मा झेलम लिंक कनाल को खोल दिया जाता है और सिंध का पानी पंजाब की तरफ रवा दवा कर दिया जाता है। अच्छा, आपने देखा है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से बारिशें भी कम हो रही हैं और पिछले चंद माह के अंदर जो कम बारिश हुई उस वजह से वैसे ही पूरे मुल्क के अंदर पानी की किल्लत जो है वो 35 से 50% तक कम हुई है और ये ऑफिशियल फिगर्स है जो सामने आए हैं। अब बात की जा रही है कि चोलिस्तान को हरा भरा किया जाएगा और पंजाब अपने हिस्से का 4400 क्यूसेक पानी वहां डाइवर्ट करेगा। अब अगर पानी ही कम है और पंजाब अपना ही हिस्सा पूरा नहीं कर पाएगा तो पानी चोलिस्तान की तरफ कैसे डाइवर्ट होगा। होता यह है कि जब आप किनार बनाना शुरू करते हैं और रेगिस्तान को जब आप हरा भरा करेंगे तो आप पानी कहीं से तो लेंगे। अगर पंजाब का पानी कम होगा तो पंजाब कहीं से तो अपनी पानी की किल्लत पूरी करेगा, फिर वो पानी लिया जाएगा दरिया सिंध से। सिंध में ऑलरेडी जो सिंध को हर साल पानी मिलता है वो 25 से 30% कम होता है।
अब आप देखिए, सिंध आपको गंदम देता है, सिंध आपको चावल देता है, सिंध आपको शुगर केन देता है, और ये वो कैश क्रॉप्स हैं जो आपकी फूड बास्केट बनाते हैं, और इनमें पानी की जरूरत भी ज्यादा होती है। ठीक है। हमेशा से ये इशू रहा है कि सिंध और पंजाब के दरमियान इन सीजन के अंदर, खैरिफ सीजन के अंदर इश्यूज रहे हैं कि जनाब पानी कम है, पानी कम है। हमारा इस वक्त मुतालबा ये है कि आपके पास वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, और सिंध के जो मेंबर हैं उन्होंने ये एतराज़ भी उठाया है कि ये टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ये मंसूबा जो है वो मुनासिब नहीं है। बलूचिस्तान वाले भी इसके ऊपर सरापा एहतजाज है, और सिंध तो है ही है। अच्छा, अगर ऐसा कोई मंसूबा जिसके ऊपर एक या दो सूबे एतराज उठाते हैं और वो कौमी नौयत का होता है, तो फिर वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के पास जाता है। उसमें वहां पर जाके फैसला होता है आया ये मंसूबे को पाए तकमील तक लेके जाना है कि नहीं। ऐसे सूबों पे वफाक खुद यूनिलैटरल डिसीजन नहीं ले सकता। लेकिन ग्रीन इनिशिएटिव वाले ये कह रहे हैं, उनका एलामिया आ रहा है शर्मिला साहिबा कि इरसा ने एनओसी दिया और इरसा में तमाम सूबों की नुमाइंदगी है, तो इसलिए सीसीआई में जाने की जरूरत नहीं। उनका ये मौका है। वाटर अवेलेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर सिंध के मेंबर ने एतराज उठाया है, और उसी एतराज की बुनियाद पे सूबा सिंध ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने अपना मुकदमा काउंसिल को भेजा है। अब 1 साल से ऊपर हो चुका है और काउंसिल की मीटिंग नहीं बुलाई जा रही है। अच्छा, क्यों नहीं बुलाई जा रही? अगर मंसूबा इतना ही फीजिबल है और वो सिंध के एतराजात दूर कर सकते हैं, तो काउंसिल की मीटिंग बुलाएं, वहाँ डिस्कशन और डिबेट हो, और उसके बाद मामला खुश अस्लूबी से तय हो जाए, दिस वे और दैट वे। वो क्यों नहीं बुलाया जा रहा? ठीक है। ये बात सदर साहब ने अब अपने स्पीच में भी कही, जो उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब किया है कि बराए मेहरबानी ऐसे मंसूबों को लेके आगे ना चलें जिसपे 1 या 2 सूबे जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई छोटा मोटा मंसूबा नहीं है, ये मंसूबा है पानी का, कनालों का, और पानी जो है वो शेयर है। पानी के ऊपर तो जंगें हो जाती है ना जी। ठीक बात है। पानी हमारी जरिया माश है, पानी हमारा सोल है, सिंध का सोल है। दरिया सिंध में से अगर आप पानी निकालेंगे, इस वक्त भी जो कोटरी बैराज है उसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पानी की, जिससे वो डेल्टा हरा भरा रहे, वो 8.6 MAF है। पिछले 10 सालों से वो मिनिमम पे चल रहा है। पानी है ही नहीं, बारिशें ही नहीं हो रही हैं। अच्छा, अब ये वाटर अवेलेबिलिटी का जो आप पॉइंट रेस कर रही हैं ना, ये बिल्कुल समझ में आता है, लेकिन इसका एक जो उन्होंने रिबटल दिया हुआ है ना अपने एलामी में, उन्होंने कहा है कि जी हम तो जून से अक्टूबर के जो महीने होते हैं जिसमें बारिशें होती हैं, सैलाब आते हैं, हम वो पानी लेने जा रहे हैं, हम उस हिस्से को नहीं छेड़ रहे। ये डज इट मेक सेंस? नो, इट डजंट मेक सेंस। जून से अक्टूबर तक सैलाब नहीं आता, बारिशें नहीं होती हैं। जुलाई अगस्त के अंदर बारिशें होती हैं, सिर्फ 2 महीने। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और उस 2 महीने के बाद बाकी 10 महीने आप क्या करेंगे? अगर आपने चोलिस्तान को हरा भरा करना, तो क्या सिर्फ 2 महीने आप सैलाब का पानी लेके उसको हरा भरा करेंगे? बाकी 10 महीने आप पानी कहाँ से लेकर आएंगे? 10 महीने आप पानी लेकर आएंगे दरिया सिंध से, क्योंकि पंजाब ने अपने आप को भी हरा भरा रखना है। अगर आप पंजाब पे सतलज से 4400 क्यूसेक लेके जा रहे हैं और वहाँ पानी की किल्लत हो जाती है, तो पंजाब अपना भी तो पानी पूरा करेगा ना, या पंजाब सूख जाएगा? देखिए, जब मुल्क के अंदर पानी ही नहीं है, और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो ये कह रही है कि पाकिस्तान 2035 तक पानी की शदीद किल्लत से मुतासर होगा, अभी भी हो रहा है। इस वक्त भी सिंध के अंदर क्योंकि बारिशें नहीं हुई हैं, तो हमारी जो शुगर केन है, हमारी जो वीट है, वो शदीद मुतासर हुई है। तो बात यह है कि अगर इतने सारे एतराज़ात हैं और टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर हैं, तो इसको काउंसिल, जो कि एक फोरम, कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है जहाँ पर ऐसे मुतनाज़ा मंसूबे डिस्कस होते हैं, वहाँ पर आप ले जाएं और वहाँ जाके आप फैसला करें कि इसका क्या करना है। देखिए ना, बहुत सारे अलग तरीके हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर ज़राअत के शोबे में इन्वेस्टमेंट की जाती, ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाते, स्प्रिंकलर की तरफ जाते, पानी बचाते, ये चीज़ें करते, तो शायद, और वाटर रिजर्वोयर्स बनाते, ये बारिशों का पानी कंजर्व करते हैं कहीं पर, तो हाँ, हम कहते हैं कि जी एक्स्ट्रा पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, आप इसमें से पानी ले जाएं। लेकिन इस वक्त तो पानी ही नहीं है। ऐसा वक्त भी आता है सूबा सिंध में जब बुर्ते को नहलाने के लिए पानी नहीं होता है। मुझे पता है ना, मैं खुद एक किसान हूँ, मुझे पता है कि इस वक्त भी मेरी जमीनों के ऊपर पानी 15 दिन से बंद है, और क्योंकि पानी नहीं है, रोटेशन पे पानी आता है, ठीक है, वो फसलें खराब हो रही हैं। और मैं रोज फोन करती हूँ कि जी पानी थोड़ा खोल दें, पानी थोड़ा खोल दें, वो कल करते हैं, बिकॉज
पानी रोटेशन से पूरे सिंध में जाता है। अच्छा, अब I देखिए know शर्मिला for a साहिबा, fact. हम एक तरफ ये देखने के ज़ाहिर है एक तरफ पैरेलल ये इशू चल रहा है, दूसरी तरफ पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले के ऊपर भी बातचीत हुई है, कल ही आप लोगों की मीटिंग हुई है नून लीग के साथ। तो अगर ये फार्मूला पावर शेयरिंग का तय हो जाता है तब इस सिचुएशन में क्या सूरत हाल रहेगी नहरों वाली? अगर नहीं फार्मूला तय होता तो फिर क्या सूरत हाल रहेगी, या आपका मौक़िफ़ एक ही रहेगा? देखिए, पंजाब में पीपल्स पार्टी का पावर शेयरिंग फार्मूला मे बी बजट साजी के हवाले से है, डेवलपमेंट फंड्स के हवाले से है और दीगर मामलात है, उसका किनारों से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, ठीक है। वो मामला हल होता है, नहीं होता, अल्लाह करे हल हो जाए और खुश असलूबी से हो, क्योंकि ये हमारे तहरीरी मुआहदे में शामिल था जो अच्छा। अभी तक जिसको ऑनर नहीं किया गया। हाँ। लेकिन इससे किनार का कोई ताल्लुक नहीं ना, सिंध के पानी तो पे तो अगर हुकूमत नहीं सुनती आप लोगों की एतराज़ात, जो कि बड़े सेंस भी बना रहे हैं, अगर हुकूमत नहीं सुनती तो फिर लाहे अमल क्या होगा पीपल्स पार्टी का? देखिए जी, फिर तो ये हाईएस्ट लेवल के ऊपर फैसला होगा कि क्या करना है। मे बी मामला हम अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर लेके जाएं, आगे का लाएमल हम तय करेंगे, क्योंकि सिंध के पानी पे तो सौदा नहीं होगा। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में अगर ये मामला आ जाता है तो आपको लगता है रिवर्स होने के चांसेस हैं? क्या हिकमत अमली हो सकती है? देखें जी, माजी में ऐसा हुआ है कि ऐसे प्रोजेक्ट थे जो मुतनाज़ा थे। एक और कालाबाग डैम का मामला था, तो वो नहीं हुआ ना, क्योंकि उस पर एतराज उठाए गए। देखिए, आपने किसी एक मंसूबे की खातिर वफाक और सूबों को तो नहीं आपस में लड़ा देना। ठीक बात। पार्लियामेंट के अंदर जो आप फैसले आज कर रहे हैं उसका असर आपकी फ्यूचर जनरेशंस पे आएगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें गिरने के बाद तवक्को ये थी कि हुकूमत भी आवाम को ईद का तोहफा देगी और पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में लगभग 15 रुपए तक कमी कर दी जाएगी। लेकिन ये क्या कि हुकूमत ने तोहफा देने के बजाय आवाम को एक और लारा दे दिया है। हुकूमत कह रही है कि पेट्रोलियम की कीमतें मौजूदा सतह पर बरकरार रहेंगी, जबकि आवाम को इसका रिलीफ अनकरीब बिजली के बिलों में दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का जो रिलीफ आवाम को फौरी मिलना था वो क्यों नहीं दिया गया? इसे बिजली बिलों में क्यों एडजस्ट किया जा रहा है? बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। वफाकी हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी करते हुए पेट्रोल और डीजल पर लीवी में 10 रुपये फ़ी लीटर इजाफा भी कर दिया है। वजारत ख़जाना से जारी नोटिफिकेशन ये बताता है कि पेट्रोल और डीजल पर लीवी 60 से बढ़ाकर 70 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक अगर पेट्रोलियम लीवी में मौजूदा इजाफा ना होता तो आवाम को पेट्रोल की कीमत में 10 से 15 रुपये फ़ी लीटर तक रिलीफ मिल सकता था। दूसरी तरफ बेल आउट पैकेज की अगली किस्त की मंजूरी के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं। आलमी मालियाती इदारे की तरफ से अभी अगली किस्त की मंजूरी तो नहीं दी गई है, मगर पाकिस्तान को मुतालिबात की एक नई फहरिस्त थमा दी गई है, जिनमें जून तक कौमी एयरलाइन और बिजली की तकसीम का कंपनीज की प्राइवेटाइजेशन शामिल है। IMF ने आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ देने की तजवीज़ को भी मुस्तरद कर दिया है और हुकूमत की तरफ से आलमी मालियाती इदारे को 8 से 10 रुपये फ़ी यूनिट आवाम को फ़ायदा देने की तजवीज़ दी गई थी, जो कि मुस्तरद कर दी गई है ज़राए के मुताबिक। IMF ने सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिकल गाड़ियों पर टैक्स की रियायतें भी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया है। फिर IMF ने रिटेल, होलसेल और रियल स्टेट समेत मुख्तलिफ शोबों में टैक्स वसूली बेहतर बनाने का कहा है। इसी तरह से अमीर तबके पर टैक्स छूट ख़त्म करने और बड़े जागीरदारों से ज़रूरी इनकम टैक्स लेने का भी मुतालबा किया गया है। और ये भी मुतालबा किया गया है कि पॉइंट ऑफ सेल ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मौसर बनाकर टैक्स की चोरी को रोका जाए। अब यहाँ पर आपको याद होगा नाज़रीन के FBR को पहले 8 महीने जुलाई से फरवरी के दौरान 600 अरब रुपए के शॉर्ट फॉल का सामना रहा था। IMF ने FBR के सालाना टैक्स वसूली के हदफ को 12,970 अरब रुपए से कम करके 12,350 अरब रुपए कर दिया है। साथ ये मुतालबा भी किया है कि अगले 4 महीनों में टैक्स शॉर्टफॉल को पूरा किया जाए। सवाल ये कि क्या पाकिस्तान IMF के दिए गए अहदाफ हासिल कर लेगा? बेल आउट पैकेज की अगली किस्त की मंजूरी कब तक मुमकिन है? इसी पर बात कर लेते हैं। माहिर मईशत डॉक्टर खाका नजीब साहब में शो में ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब ये देख रहे हैं हम कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हो रही हैं और एक्सपेक्टेड यही था कि ये फ़ायदा आवाम तक मुंतकिल होगा, मगर फिर बीच में आ जाता है IMF और उसकी लीवी, जिसकी वजह से ये फ़ायदा आवाम तक नहीं पहुँचा। किस तरह देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आपने सारे वीक की जितनी भी डेवलपमेंट्स थी वो बखूबी सामने रखी। हमें पूरा प्रोग्राम चाहिए इफ वी गो थ्रू ईच ऑफ देम इन डिटेल। हम कोशिश करते हैं। पहली बात
सर पहली बात आपने दुरुस्त कहा। देखिए सो हुआ ये कि अगर 10 रुपए पेट्रोल में आपको मिले हैं और 12-13 रुपए दूसरी तरफ मिले हैं डीजल में, तो आप इसकी कीमत को कम कर सकते थे। और ये इंटरनेशनल प्राइस वेरिएशन जो है वो इसकी मेजर वजह है। बट हुकूमत ने ये मौजू समझा कि क्रॉस सब्सिडाइज कर दें। इस 10 रुपए को अगर आप पास ऑन ना करें और पीडीएल 10 रुपए बढ़ा दें तो एक साल में आपको 150 अरब से 180 अरब रुपए जमा हो जाएंगे। तो आप वो पैसे लेंगे और आप क्रॉस सब्सिडाइज करके बिजली की कीमत ₹1.25, ₹1.30, ₹1.40 डिपेंडिंग ऑन कितने यूनिट्स बिकते हैं ऑन दी एवरेज कम कर सकते हैं। आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है कि हमने जब भी क्रॉस सब्सिडाइज पाकिस्तान में चीज़ों को किया है उन्होंने सर्कुलर डेट की तरफ हमें माइल किया। इसकी वजह ये है कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है इंटरनेशनल मार्केट में तो फिर आपको बढ़ाना पड़ेगी। पर हुकूमत ने ये मौजू समझा कि चूँकि ज़्यादा सार्फिन जो हैं वो बिजली के बिलों से तंग हैं तो इसको इस तरह आजमाया जाए। अब इसको आप पॉलिसी मेकर्स की थिंकिंग कह सकते हैं। लेट्स होप कि इसको और IPPs के मुआहिदों का रीडू होना और वो जो फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो 1250 अरब बोरो कर रहे हैं, उस सब को देखते हुए आपको 5-6 रुपए अगर बिजली की एवरेज प्राइस जो कि 35 रुपए है विदाउट टैक्सेस एंड लेवीज, उसमें अगर कुछ बेहतरी मिले और फंड के साथ ये एग्रीमेंट हो जाए तो आप ये देख सकेंगे आने वाले दिनों में। बट अगेन इस क्रॉस सब्सिडी को ध्यान से यूज करना चाहिए। अगर तेल की कीमत बढ़ती है इंटरनेशनल मंडी में तो वो आपको प्राइस पास थ्रू करना पड़ेगा। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं, देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान ने 24 प्रोग्राम एंटर किए हैं पर 24 के 24 कंप्लीट नहीं किए। पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज फाउंड इट हार्ड कि वो प्रोग्राम्स को एंड तक लेकर जा सके। और ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि 13-16 का वो वाहिद प्रोग्राम है जो पाकिस्तान ने जिसे कहेंगे फ्लाई थ्रू किया था, और वो प्रोग्राम चूंकि मैंने एंकर किया था पाकिस्तान के लिए, सो आई एम वेरी वेल अवेयर कि 12 रिव्यूज उसके कराए। बट अब आप पहले रिव्यू में ही स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी जो आप कर रहे थे। बट उसमें कई कबातें थी। MEFP को आप बनना, यानी कि जो मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज है उसके बनने में कई चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जो कि तय, जैसे कि अगर आपका टैक्स कम हो गया और ओवरऑल सालाना की बुनियाद पर कम हो गया 600 से 800 अरब, तो जो आपने सरप्लस बनाना था बजट का, जिसको प्राइमरी सरप्लस कहते हैं, उसके लिए एक्सपेंडिचर के क्या क्या कट्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे, सो उस पर आपको बात करनी थी। सो ऑब्वियसली ये इतना आसान नहीं है कि हुकूमत कन्विंस कर पाए। फिर इसी तरह जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के इजरा में डिले हुआ उसको आगे कैसे लेकर चलना है। इसी तरह जो इस वक्त आपकी बिजली की निर्ख हैं उनके थ्रू अगर कोई सर्कुलर डेट का बिल्डअप है उसके नंबर्स जो हैं उस पर एग्री करना है। सो ये इतना आसान नहीं है कि हम उस नतीजे पे पहुंच जाएं। मैं हमेशा कहता हूं कि कंट्रीज को बहुत होमवर्क करके रखना चाहिए जब भी मिशन आ रहा हो, और जहां जहां आपको डिफिकल्टी हो। मसलन हमने अपना सॉवरेन वेल्थ फंड जो है उसमें एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था कि उसमें अमेंडमेंट करनी है। अब अगर अमेंडमेंट में कोई डिले होता है या अमेंडमेंट नहीं हुई तो फिर उस पर हमें जो लाए अमल है वो बना के रखना चाहिए। इसी तरह जब पॉलिसी पे गुफ्तगू होगी जो हुई कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिस पे आप नई चीजें दे सकते हैं, और फिर सबसे ज्यादा जरूरी जैसे आपने कहा कि आने वाला जो बजट है उसके जो टैक्स के अहदाफ हैं और क्या क्या नए टैक्स कलेक्ट होने हैं। ताजिर दोस्त स्कीम अगर कामयाब नहीं हुई तो उसके लिए फिर आप आगे क्या करना चाहते हैं, उसमें 50 अरब रुपए रखे हुए थे। अब जब आप इतनी जुजियात में जाकर देखेंगी तो आपको भी अंदाजा होगा कि ये इतना सिंपल नहीं था। वन वुड हैव होप्ड कि ये हो जाता। मैं अब भी उम्मीद रखता हूं कि आने वाले दिनों में सब्सिडी की बात की, लेकिन हम तो खबरें ये भी देख रहे हैं ना कि IMF को जो तजवीज़ दी गई है हुकूमत की जानिब से कि हम आवाम को बिजली के बिलों पर रिलीफ देना चाहते हैं, IMF ने तो वो मुस्तरद कर दी है। तो फिर ये क्रॉस सब्सिडी के नतीजे में मिल पाएगा रिलीफ? देखिए अगर तो हुकूमत ने 10 रुपए यहाँ पे PDL बढ़ा के 150 से 200 अरब रुपए अगले 12 महीने में कमा रही है और वो क्रॉस सब्सिडी देना चाहती है, आई एम होपिंग कि ये फंड से पहले उन्होंने डिस्कस कर लिया होगा और इस क्रॉस सब्सिडी को यूज करने का जो मैकेनिज्म है वो भी तय कर लिया होगा। और इसके साथ साथ जो बाकी चीज़ें जैसे मैंने कहा IPPs में 1.5 से 2 रुपए अगर आ रहे हैं जो अभी हो गया है, हुकूमत बेहतरी तौर पे इसको सामने रख देना चाहिए अब कि उसमें से क्या रिलीफ है जो आपको मिल रही है। और जो फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग है जो उन्होंने रिजेक्ट किया है IMF में, वो मैं ज़रूर आपको बता सकता हूँ।
पाकिस्तान का जो इस वक्त का आपको टैरिफ आता है मैम, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें टैक्सेस लगे हुए हैं, यानी कि देयर आर अ नंबर ऑफ टैक्सेस दैट कम इनटू योर बिल। क्या है वो? जीएसटी 18% पे आता है, इनकम टैक्स 10%, सेल्स टैक्स जो कमर्शियल में है स्पेशली, एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स, रिटेलर्स पे सेल्स टैक्स 7.5%, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 0 से 1.5% तक, और फिर हमारा जो पीटीवी है उसका 35 रुपए से आई थिंक 60 रुपए के करीब एक पीटीवी फी आती है। हुकूमत ने ये कोशिश की थी कि इन टैक्सेस से, और मैं समझता हूँ कि इन टैक्सेस को निकाल देना चाहिए, जीएसटी को छोड़ के बाकी सारे टैक्सेस खत्म कर देने चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमें डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जाना चाहिए और आईएमएफ को कन्विंस होना चाहिए, पर शायद हम कन्विंस नहीं कर पाए उनको, क्योंकि ऑलरेडी जैसे आपने कहा कि अगर 600 अरब का शॉर्टफॉल है और ये पूरे सालाना की बेसिस पे बढ़ जाएगा, तो आप ऑलरेडी एक्सपेंडिचर्स को काट रहे हैं। मैं एक बड़ी जरूरी बात ये कहता हूं कि लोग बड़ा आसान कहते हैं कोई नहीं जी, हम अपना पीएसडीपी यानी डेवलपमेंट बजट 1100 से 500 कर देंगे। देखिए ऐसा नहीं होता। जब आप बजट को काटते हैं ना अपने डेवलपमेंट का, तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की शरह मुल्क में गिर जाती है, तो आपकी शरह नमू यानी कि ग्रोथ गिर जाती है। तो आईएमएफ कहता है जब ग्रोथ कम होगी तो इसका मतलब है एफबीआर के टैक्स और कम हो जाएंगे। सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। ये मॉडल हुए होते हैं। हमारे लोग बड़ी सादा गुफ्तगू कर देते हैं जी, ये कर लें वो कर लें। ये है आईएमएफ को डील करने का तरीका। आई रियली होप कि ये सब पॉलिसी मुज़ाकरात जो हैं इस पे इतनी डेप्थ में बात करके हम आगे बढ़ेंगे। ये सारे काम अगर आप करेंगे तो 3 साल बाद बहुत बेहतर मुल्क दिखाई देगा आपको। बहुत शुक्रिया, बड़े वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए। रकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।